स्टडी सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज के जो बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसका हम लोग लेक्चर 4 करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। लेक्चर 4 हमारा होने वाला है जनन और स्वास्थ्य। जनन और स्वास्थ्य में भी हम लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें टॉप 30 क्वेश्चन जो होगा हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं 2023 से लेकर के हम लोग नीचे हम लोग 2009 तक चलने वाले हैं। जितने जितने भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएगा सभी के सभी क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग गेस्ट क्वेश्चन को भी देखेंगे। आगे हम लोग अगर शुरू करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। शुक्राणु को क्या करना है? तो अंडाणु में प्रवेश कराना है। आखिर शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कब कराया जाता है? जिस स्थिति में क्या हो जाती है, तो अगर अंडाणु का क्या हो पाई, निषेचन नहीं हो पाई मादा शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में अंडाणु को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और शुक्राणु को भी बाहर निकाल के उसमें क्या किया जाता है? तो इंजेक्शन के द्वारा, किसके? माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसमें क्या किया जाता है? तो इंजेक्ट किया जाता है शुक्राणु को। तो जब ये हम मान लेते हैं जैसे कि अंडाणु है, तो अंडाणु के अंदर क्या किया जाएगा? तो शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाएगा। शुक्राणु को जब इंजेक्ट किया जाता है उस कंडीशन में क्या किया जाता है? तो इंजेक्शन का उपयोग होता है, माइक्रो इंजेक्शन का। तो वही पूछ रहा है कि प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? इस विधि में क्या ये एम्ब्रायो ईटी को यूज करते हैं? ईटी को फुल फॉर्म अगर देखें तो बोल रहा है होता है एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर जो होते हैं, एम्ब्रायो, यहाँ पर एम्ब्रायो निर्माण कब होगा? जब अंडाणु निषेचित होगा। यहाँ तो अंडाणु निषेचित करने की ही विधि पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर देखें, अगर नेक्स्ट अगर देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन बी है जो कह रहा है कि आईसीएसआई का उपयोग करेंगे। आईसीएसआई क्या होता है? आईसीएसआई का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आईसीएसआई का फुल फॉर्म ये होता है, आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यही इसका क्या होगा? तो सही आंसर होगा। इसलिए क्योंकि इंट्रा साइटोप्लाज्म, क्योंकि स्पर्म को क्या कर रहा है? तो शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराना है। स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा सीधे इंजेक्ट कर देना ही क्या कहलाता है? आईसीएसआई कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। अगर उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन की 2023 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस कैसी प्रक्रिया है? एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस में पहला अगर ऑप्शन देखें तो क्या ये मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं? तो सही नहीं है, मस्तिष्क की बीमारी को जानने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम खासतौर पे एमनियोसेंटेसिस का उपयोग करते हैं आनुवंशिक बीमारी को जानने के लिए, और आनुवंशिक बीमारी में मस्तिष्क की बीमारी नहीं आती है। फिर बोल रहा है बी नंबर में कि भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण के लिए, तो भ्रूण में आनुवंशिक रोग का यहाँ पे बात कर रहा है। और हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण के लिए, तो ये भी नहीं है। जब ए और सी नहीं है तो डी भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी कि भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमनियोसिंथेसिस का उपयोग किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एमनियोसिंथेसिस पर इंडिया में क्या किया गया है? तो रोक लिया गया है, क्योंकि एमनियोसिंथेसिस के कारण क्या करते हैं लोग? तो भ्रूण में आनुवंशिक रोग के पता लगाने के साथ साथ क्या कर लेते हैं? तो लिंग का भी पता लगा लेते हैं, लेकिन लिंग का पता नहीं लगा पाए, इसलिए एमनियोसिंथेसिस पर क्या किया गया है? रोक लगा गया है लिंग में, लिंग निर्धारण के बेस पर। आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 2023 में आया है, और ये कह रहा है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप लोग फुल फॉर्म भी देखते जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अधिक फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखना है। तो जनन समस्या किनके द्वारा फैलती है? क्या ये हेपेटाइटिस के द्वारा फैलती है? क्या ये इसका सही नहीं है। क्या ये हर्पिस विषाणु के द्वारा फैलती है? क्या ये पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलती है? या ट्राइकोमोनास के द्वारा फैलती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कि हर्पिस विषाणु के द्वारा क्या होती है? तो ये जननांग समस्या फैलती है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन भी कहाँ आई है? 2023 में आई है। 2023 में अगर देखें तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से। रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि जनन स्वास्थ्य से कितना क्वेश्चन पूछा गया है? तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें अगर देखें क्वेश्चन 4 कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो गर्भ निरोधक गोली में क्या पाया जाता है?
गर्भ निरोधक पिल्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन अधिक मात्रा में, और साथ ही साथ में एस्ट्रोजन भी पाए जाते हैं। साथ साथ में क्या पाया जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होते हैं, तो एस्ट्रोजन और साथ में प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होती है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, क्या ये विदलन रोकने के लिए, क्या ये अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, या निषेचन को रोकने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा निषेचन को रोकने के लिए। जब निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण यूं ही नहीं होगा, और गर्भधारण को रोकने के लिए ही प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग किया जाता है पिल्स के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2022 में जो कि पूछा गया है, 2022 में कह रहा है कि कॉपर टी का कार्य क्या है। कॉपर टी का कार्य पूछ रहा है। तो कॉपर टी भी क्या है, एक आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, जिसको यूटेरस में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, मानी गर्भाशय में इसको उपयोग किया जाता है, क्या चीज करने के लिए, तो गर्भधारण को रोकने के लिए। तो कॉपर टी का कार्य क्या है, तो युग्मनज निर्माण को रोकना है क्या। युग्मनज निर्माण को कभी भी ये नहीं रोक सकता है, क्योंकि युग्मनज निर्माण कहाँ होते हैं, अंडाशय में होते हैं, और कॉपर टी को लगाया जाता है गर्भाशय में। इसका स्राव जो कि कॉपर टी से क्या निकलेगा, जो भी स्राव निकलेगा वो कहाँ तक, अंडाशय तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये सही नहीं है। गर्भधारण को रोकना है, निषेचन को रोकना है, तो निषेचन को भी रोकता है, ये सही है। और उत्परिवर्तन का जांच करना, ये तो सही नहीं है। लेकिन अगर हमको क्या पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट आंसर अगर हमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गर्भधारण को रोकना। अगर निषेचन नहीं होती है तो गर्भधारण नहीं होगा। और ये कॉपर टी सिर्फ निषेचन को ही नहीं रोकते हैं, शुक्राणु के जो विचलन होते हैं, चलन प्रक्रिया होते हैं, उसको भी रोकने का काम करते हैं। उसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर है 6। ये भी कितने में आया है, 2022 में आया है। और ये कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। एमनियोसिंथेसिस के दौरान किसका विश्लेषण किया जाता है, एमनियोसिंथेसिस में किसका विश्लेषण करके हम पता करते हैं आनुवंशिक रोगों का। तो क्या ये एमनियोन का विश्लेषण करते हैं, नहीं। प्रोटीन के एमिनो अम्ल का उपयोग करते हैं, नहीं। तो एमनियोटिक द्रव का क्या किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है विश्लेषण के कार्य करने के लिए। तो डी भी तो होगा ही नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2022 में पूछा गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, तो 2020 में पूछा गया है, 2022 में हम लोग क्या देखे थे, तो 2 क्वेश्चन आया था, और 2023 में कितना आया था, 2023 में आया था 4 क्वेश्चन। अगर 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पहले क्या था, तो कॉपर टी से ही जुड़ा हुआ था। यहाँ भी कॉपर टी से जुड़ा क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि बचाव का कार्य करते हैं, क्या चीज से बचाव का करते हैं, क्या ये अंडोत्सर्ग से बचाव के कार्य करते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अंडे को परिपक्वता को क्या कोई प्रभावित करेगा, नहीं। ये निषेचन को ही ये रोकने का काम करता है, प्रॉपर्टी क्या काम करते हैं, निषेचन को रोकने का काम करेगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 2018 में पूछा गया है। आप लोगों को ये नहीं समझना है कि हम 2019 का क्वेश्चन नहीं लिए, 2019 का भी क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 2019 में पूछा ही नहीं गया है। सभी चैप्टर में हम लोग 2019 सभी को लेकर के चलते हैं, लेकिन इसमें 2019 में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम लोग 2019 का नहीं लेकर के सीधे 2018 पर आए हैं। 2018 में जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। गर्भाशय में जो कॉपर टी लगाया जाता है, ये कॉपर टी लगाने का जो विधि है, इसको माना जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा मुख्य विधि माना जाता है। मुख्य यानी कि बहुत ही प्रभावी विधि है। तो प्रभावी बनने का रीजन इसका क्या है, मुख्य कारण क्या है कि ये इतने प्रभावी है। इसलिए ये प्रभावी है क्योंकि ये सभी कार्यों को करता है। जैसे कि शुक्राणु को निषेचन क्षमता को भी ये क्या करते हैं, कम करते हैं। साथ ही साथ गर्भाशय में कॉपर आयन का मोचन करता है, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, तो ये कॉपर आयन क्या करेगा, तो शुक्राणु के जो पूंछ होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, और उनको नष्ट करने के कारण से क्या होते हैं, उनका विचलन रुक जाता है। और साथ ही साथ क्या होती है, तो शुक्राणु को भक्षण करने में काम करते हैं, मारने का भी काम करता है। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, और सी नंबर बोल रहा है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, जब ये पूंछ को नष्ट करेगा तो यूं ही शुक्राणु का क्या हो जाएगा, गतिशीलता भी कम हो जाएगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये डी इसका सही आंसर होने वाला है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा गया है 9 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? पूछ रहा है कि गुणसूत्र के बारे में आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक और सबसे कम पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे बड़े गुणसूत्र अगर बोले पूछे तो सबसे बड़े गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्र नंबर 1, गुणसूत्र होते हैं नंबर 1। और सबसे छोटे होते हैं गुणसूत्र वाई, जो कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र वाई पाया जाते हैं नर मनुष्य में। ये होते हैं गुणसूत्र वाई। तो सबसे बड़े गुणसूत्र जो होगा उसी में सबसे अधिक जीन भी होगा। तो गुणसूत्र क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले। तो गुणसूत्र 1 क्या होगा? सबसे बड़े होगा। और सबसे छोटे पूछ रहा है तो वाई में होगा। तो दोनों के दोनों ऑप्शन कितने हैं? बी नंबर यहाँ होगा, बी नंबर, और यहाँ सी। तो बी इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, यानी कि गुणसूत्र 1 और वाई क्या होगा? सही ऑप्शन होगा। उसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखे, 10 देखे, जो 2015 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि यौन संचारित रोग है, कौन से इनमें से यौन संचारित रोग है? मतलब जो क्या होते हैं, तो यौन संबंध के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है। तो ये खसरा रोग नहीं होगा, ना तो टीबी ही होगा। इसका सही ऑप्शन गोनेरिया होगा। टाइफाइड क्या होते हैं? तो ये टाइफाइड आपको पता होगा बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जो गंदे पानी पीने से होती है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। जो गोनेरिया होते हैं ये यौन संचारित रोग होते हैं। उसी तरह अगर देखें क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आप लोगों के लिए गेस्ट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि इसके आगे जितना भी 2009 सब में हम देखे, 2010-11 सब में, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इस चैप्टर से। और इसके अलावा जो भी गेस्ट क्वेश्चन है जो 2014 में अधिक संभावना है जिसके आने की, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सुरक्षित गर्भ निरोधक विधि है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसको सबसे अधिक गर्भ मतलब सुरक्षित माना जाता है? कहने का मतलब उसको हम एक बार उपयोग कर लिए, उसको एक बार कर दिए तो दोबारा कोई चांस ही नहीं है गर्भधारण का। तो क्या एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये तो सही ऑप्शन है नहीं। अगर देखें इसका फुल फॉर्म एमटीपी का, तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये होती क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को सिंपल से हम लोग एबॉर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एबॉर्शन। इसमें क्या किया जाता है? तो एबॉर्शन के द्वारा क्या किया जाता है? गर्भधारण को खत्म किया जाता है। तो ये विधि तो मतलब बहुत ही क्या है, लचीला विधि है। इसलिए अगर देखें तो ये विधि सही नहीं है, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। रिदम विधि, ये तो कोई विधि नहीं है। यांत्रिक विधि का उपयोग करके, यांत्रिक विधि में आप लोगों को पता होगा यांत्रिक विधि में भी क्या होती है, बहुत, जिसमें यांत्रिक विधि में कंडम का उपयोग किया जाता है। इसमें भी बहुत ही, अगर हम देखें बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है? बंध्याकरण है। बंध्याकरण को माना जाता है परमानेंट सर्जिकल विधि कहा जाता है, जो कि इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो पूरी तरह से गर्भ धारण को परमानेंटली क्या किया जाता है? तो बंद कर दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी होने वाला है। अगर आगे देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11, 14 कह रहे हैं, 12 कह रहे हैं, 12 कह रहा है कि निरोध है। निरोध के बारे में पता होगा, निरोध किसको बोला जाता है? निरोध एक कंडम का मशहूर ब्रांड है, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी होगा। अगर देखें तो ये ए नंबर क्या कर रहे हैं? एक प्रकार के जन्म नियंत्रक गोली। जन्म नियंत्रक निरोध गोली कहाँ से होगा? और नर्स नसबंदी हेतु जागरूक प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। न तो मादा नसबंदी से संबंधित युक्ति, कोई नहीं। ये क्या है? तो नर कंडम है, जो एक कंडम का एक मशहूर ब्रांड होते हैं। अगर आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कौन सा यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है? ग्रीवा के ऊपर अगर क्या किया जाए, तो कप के जैसा होता है कोई ऐसा, जिसको ग्रीवा के ऊपर लगाया जाता है। तो ये इनमें से कौन होगा? कंडम तो हो नहीं सकता है, लूप भी नहीं होगा, कॉपर टी भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन डायफ्राम होता है। डायफ्राम का क्या किया जाता है? तो ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण को रोकने के लिए लगाया जाता है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? पता होगा कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, जो क्या कहता था कि प्रोजेस्टेरॉन का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग गर्भ निरोधक को रोकने के लिए? तो गर्भ निरोधक गोली में क्या किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकल ज्यादातर रहती है, क्या रहती है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है? तो ये हार्मोन क्या करता है? तो एलएच और एफएसएच को, किसको? एलएच और
FSH को क्या कर देता है, इसके स्राव को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम। ये प्रोजेस्टेरोन जैसे LH FSH का स्राव कम हो जाएगी, आप लोगों को पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन में जब ओवुलेशन होता है, मतलब अंडोत्सर्ग सर्ग होता है, उस कंडीशन में LH क्या हो जाते हैं, पिक पर चले जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। LH क्या हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं, तब जाके ये क्या होती है, तो अंडोत्सर्ग होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि गर्भ धारण को, मतलब गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्ग को किस प्रकार रोकता है। अंडोत्सर्ग को रोकना है तो LH को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। तो वही इसका आंसर होगा। देखते हैं, फाइलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध कर देना है। फाइलोपियन ट्यूब को कोई अवरुद्ध करने का काम नहीं करना है, इसका काम है LH और FSH से। क्या ये FSH एवं LH के स्राव को रोक देगा। सी नंबर क्या रहा है कि FSH एवं LH स्राव को बढ़ाकर, क्या ये बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ओवुलेशन हो ही जाएगा, अंडोत्सर्ग हो ही जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि रिलीज्ड ओवम को तुरंत बर्बाद कर देना। जो ओवम आया है उस ओवम को बर्बाद ही कर देना, ये बर्बाद करने का कोई काम नहीं करता है। ये काम करता है FSH और LH को रोक देगा। जैसे ही LH और FSH रुक जाएगा, अंडोत्सर्ग क्या हो जाएगी, वैसे ही रुक जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कायिकी दोष का अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, अगर क्या है, कोई बच्चे हैं, अगर उनमें आनुवंशिक रोग हो जाए तो समझ सकते हैं बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके कारण से क्या होगा, ये आनुवंशिक रोग उनके भी बच्चे में जाएंगे, पूरी उनकी पीढ़ी ही खराब हो जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, अगर हम विकसित कंट्री की बात करेंगे तो विकसित कंट्री सब क्या करते हैं, तो जो बच्चे पैदा नहीं लेते हैं उसको क्या किया जाता है, पहले ही उसका परीक्षण करा लिया जाता है। और परीक्षण करा करके क्या किया जाता है, आनुवंशिक रोग का पता कर लिया जाता है, जो कि पहले भी हमसे ये क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमनियोसेंटेसिस द्वारा ही आनुवंशिक रोग को पता लगाया जाता है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रामक रोग है, संक्रमित रोग है। कौन इनमें से ऐसा है जो यौन संक्रमित है, यानी कि यौन संबंध द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। टाइफाइड ये तो नहीं होगा, टेटनस भी नहीं होता है, लिप्रोसी भी नहीं, यानी कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से ही होता है। और जो भी वायरस के कारण अधिकतर रोग जो होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो यौन संचारित रोग होते हैं। तो 16 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी तरह अगर देखें तो परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में, परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या किया जाता है, निषेचन बड़ाई होता है, वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ये निषेचन अंतः होता है, और भ्रूण निर्माण बड़ाई होता है। मतलब ये ऑप्शन अगर देखें बी नंबर में, तो निषेचन अंदर हो जाएगा, भ्रूण निर्माण बाहर। ये कैसे होते हैं, भ्रूण निर्माण कभी भी बाहर नहीं हो सकती है, तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ही अंदर होते हैं, निषेचन भी अंदर ही होना है और भ्रूण निर्माण भी अंदर ही होना है, तो हमें परखनली शिशु की जरूरत ही क्यों पड़ा, तब तो ये भी तो गलत ही है। फिर बोल रहा है निषेचन व भ्रूण निर्माण दोनों ब्राई होते हैं। अगर निषेचन तो ब्राई करा दिया जाएगा, लेकिन भ्रूण निर्माण बाहर कराना संभव नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, निषेचन ब्राई कराया जाएगा किसमें, परखनली शिशु में। और फिर निषेचन जब हो गया तो उनको क्या किया जाएगा, पुनः गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। भ्रूण की अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में उसको क्या कर दिया जाएगा, अंदर क्या किया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। और फिर भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय के अंदर में ही होगा। इसका सही ऑप्शन ए होने वाला है। अगर देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये तो सबको याद होना चाहिए। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, दिसंबर 1 को मनाया जाता है। दिसंबर 21 को नहीं, नवंबर 1 नहीं, दिसंबर अभी तो गुजर ही रहा है, कुछ दिन में गुजर जाएगा दिसंबर भी। तो दिसंबर 1 को ही क्या मनाया जाता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ये कह रहा है कि एड्स का संचारण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है। ध्यान देंगे, सबसे अधिक पूछ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये वन देखें, ऑप्शन वन देखें, तो कह रहा है कि लैंगिक संयोग द्वारा, या रक्त हस्तांतरण द्वारा, अपड़ा हस्तांतरण द्वारा, या सभी द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन जो है रक्त हस्तांतरण द्वारा होती है, कोई डाउट नहीं है। अपड़ा के हस्तांतरण द्वारा होती है, अपड़ा मतलब प्लेसेंटा की बात कर रहा है। और यही प्लेसेंटा क्या होते हैं, जब प्लेसेंटा से क्या होगा, जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो नए बच्चे में प्लेसेंटा को काटते वक्त में क्या हो जाती है, तो मिस्टेक से ब्लड क्या होते हैं, माता, जिस माता को मान लीजिए एड्स हुआ है, उनसे अगर बच्चे में उनकी ब्लड चले जाए तो उसमें भी एड्स होने की संभावना है। तो लेकिन ये पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक जो होगा, लैंगिक संयोग द्वारा सबसे अधिक एड्स फैलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 है और ये कह रहा है प्रजनन तकनीक की सहायता से अंडाणु में शुक्राणु को सीधे प्रवेश कराने की विधि है। पुनः वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडाणु में क्या करना है, तो शुक्राणु को प्रवेश कराना है। कौन सी प्रजनन तकनीक में कौन से तकनीक का उपयोग करते हैं, तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इसका क्या होगा, आईसीएस का इसका सही आंसर होगा। और हम आप लोगों को बताए हैं कि क्या करना है आप लोगों को, इस चैप्टर में जितने भी फुल फॉर्म है उसको भी याद कर लेना है। जैसे इसका फुल फॉर्म देखे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गैमेट, गैमेट इंट्रा इंट्राफॉलोपियन फैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म यही होता है। और इसका जेडआईएफटी का अगर हम देखें तो जेडआईएफटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, जेडआईएफटी का फुल फॉर्म होगा जायगोट। यहाँ पर गायमेट है, गायमेट मतलब क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। युग्मक या तो नर युग्मक हो या तो मादा युग्मक हो। और जायगोट क्या होते हैं, तो ये होते हैं युग्मनज। जायगोट इसका भी वही होगा, जायगोट इंट्रा फैलोपियन फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये हो गया। और आईसीएसआई का हम लोग देखे थे, आईसीएसआई में क्या होते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक प्रकार का इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन। और ईटी को देखें तो ईटी क्या होते हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर होता है, एम्ब्रायो ट्रांसफर। अगर देखें तो जेडआईएफटी का उपयोग कहाँ करते हैं, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कब किया जाता है, गैमेट में, खासकर फैलोपियन में ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। तो फैलोपियन ट्यूब कहाँ होते हैं, मादा में होते हैं, यानी कि स्त्री में होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या करना है, तो गैमेट का ट्रांसफर करना है। तो गैमेट में, फैलोपियन ट्यूब में जब भी गैमेट का ट्रांसफर करना होगा तो उस कंडीशन में शुक्राणु का ही ट्रांसफर करना होगा, यानी कि स्पर्म का ट्रांसफर करना होगा। अगर मान लीजिए अगर किसी में क्या है, किसी पुरुष में शुक्राणु, अगर उनका शुक्राणु कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में जेडआईएफटी का उपयोग करेंगे। और जेडआईएफटी का उपयोग करके क्या किया जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब तक शुक्राणु को पहुंचा दिया जाएगा, यानी जीआईएफटी का। लेकिन अगर जेडआईएफटी को देखें तो जेडआईएफटी क्या होते हैं, जेडआईएफटी में जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर क्या हो कि दोनों में ही दिक्कत आ जाए, किसमें आ जाए, अंडाणु में भी दिक्कत आ जाए और शुक्राणु में भी दिक्कत आ जाए, और दोनों ही क्या हो पाए, फैलोपियन ट्यूब में जाके निषेचित नहीं हो पाए, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, तो जायगोट को भी बाहर निकाला जाता है और अंडाणु को, यानी कि शुक्राणु को भी बाहर निकाला जाता है और अंडाणु को भी बाहर निकाल के दोनों को क्या किया जाएगा, तो निषेचित करके फिर जायगोट को, यानी युग्मनज को क्या किया जाएगा, तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर ये वहां से क्या होगा, क्लीवेज विभाजन करते करते कहाँ पहुंचेगा, गर्भाशय में, और गर्भाशय से इम्प्लांट होके भ्रूण का आगे विकास होगा। इसी प्रकार आईसीएसआई, आईसीएसआई में क्या किया जाता है, तो स्पर्म ओवम के अंदर, यानी कि अंडाणु के अंदर क्या किया जाता है, तो शुक्राणु का इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से एम्ब्रायो ट्रांसफर में क्या किया जाता है, तो एम्ब्रायो को, यानी कि भ्रूण को, जो प्रखनली शिशु कहते हैं, उसमें एम्ब्रायो को पहले ही डेवलप कर लिया जाता है बाहर, और फिर उसको क्या किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाता है। आगे देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 21 है और ये कह रहा है कि आपातकालीन निरोधक प्रभावी होते हैं, आपातकालीन निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाए। देखिए कभी कभी क्या होते हैं, तो संभोग के बाद क्या होते हैं, तो आपातकालीन निरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में कब और कितने समय के अंतर्गत, कि कब से हम समय जोड़ के अगर देखें तो कब हम उपयोग करें कि आपातकालीन निरोधक प्रभावी हो सके, काम कर सके, तो ये क्या होते हैं, सहवास के 72 घंटे के अंदर, ओवुलेशन के 72 घंटे के अंदर। ओवुलेशन की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपातकालीन निरोधक जब भी काम करेगा तो ये संभोग के सिर्फ 72 घंटे के अंदर काम कर सकती है। कितने घंटे, 72 घंटे। लेकिन अगर देखें ओवुलेशन के 72 घंटे के अंदर, लेकिन ओवुलेशन के अगर देखें तो ओवुलेशन, अंडाणु क्या होते हैं, पहले कल ही के क्वेश्चन में हम बताए थे अंडाणु क्या होते हैं, अंडाणु बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के ये 24 घंटे तक क्या होते हैं, फैलोपियन नलिका में इंतजार करते हैं। तो अगर मान लीजिए 24 घंटा पहले हो गया है, तो 24 घंटा पहले हो गया है तो इस कंडीशन में तो नहीं हो पाएगा फिर ये, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन के 72 घंटे के अंदर, ये मेंस्ट्रुएशन तो बहुत लंबा हो गया, ये तो कहाँ से होगा। फिर इम्प्लांट के 72 घंटे के अंदर, इम्प्लांट होने में तो क्या हो जाती है, जब फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका में अगर निषेचन हो गया तो इम्प्लांट होने में 7 दिन लग जाते हैं। तो 7 दिन बाद हम 72 घंटे जोड़ के करेंगे, ये भी नहीं सही है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, सहवास, यानी कि संभोग के 72 घंटे के अंदर ही एक क्या करते हैं, तो आपातकालीन निरोधक काम करते हैं।
उसी प्रकार अगर देखें हमारे देश में जनन रूप से स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव कब लाया गया? क्या कह रहा है कि जनन रूप में स्वास्थ्य समाज के निर्माण के लिए स्वास्थ्य समाज क्या क्या किया गया था? तो एक प्रस्ताव लाया गया था जिसके अंतर्गत ये भी ध्यान में रखा गया था कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे कम किया जाए। तो ये प्रस्ताव 1950 में लाया गया था। जब हमारे देश में क्या किया गया, कानून लागू किया, उसी वक्त में क्या किया गया था, ये प्रस्ताव भी लाया गया जो जनन स्वास्थ्य को क्या करे, समाज में निर्माण कर पाए। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष में विश्व स्वास्थ्य दिवस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में कब स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए। एड्स डे पहले क्वेश्चन आ चुका है। एड्स डे कब मनाया जाता है? तो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? एक एड्स डे। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिन की बात करें यानी दिवस की बात कर रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर है 24 कह रहा है कि नीचे दिए जा रहे चित्र में विशिष्टता क्या दर्शाया गया है? आप इस चित्र को देखेंगे और चित्र के देख करके आप बताएंगे कि इनमें क्या चीज को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये संरचना क्या चीज का है? ये संरचना है क्या चीज का? तो मादा जनन तंत्र है या नर जनन तंत्र है? ये है मादा जनन तंत्र। जब मादा जनन तंत्र है तो ये मादा से ही जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा। मादा में क्या किया जा रहा है? यहाँ पे फैलोपियन नलिका को काट के बांधा जा रहा है, यानी कि मादा बंध्याकरण है। काट कर यानी ये है फैलोपियन नलिका। ये हो गया आपका फैलोपियन नलिका। और इसी फैलोपियन नलिका को क्या किया जा रहा है? काट के बांधा जा रहा है। जिससे क्या होगा, यहाँ से अगर इसको काट के बांध दिया जाएगा तो यहाँ से अंडाणु तो निकलेगा। अंडाणु क्या होगा? अंडाशय से निकलेगा, अंडाशय से। और ये अंडाशय से निकल करके ये क्या होगा, तो फैलोपियन नलिका में यहाँ तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बंधा हुआ है स्पर्म। ये क्या होगा, यानी शुक्राणु यहाँ पर आकर के इनसे अंदर नहीं जा पाएगा, न तो यहाँ पर मिल पाएगा, न ही निषेचन हो पाएगा। और न ही निषेचन होगा तो फिर क्या होगा, गर्भधारण भी नहीं होगा। ये है क्या चीज का? तो अंडाशयी कैंसर का। कहाँ से? गर्भाशयी कैंसर का। कोई कैंसर नहीं है ये ट्यूबेक्टोमी है या वेसेक्टोमी है। तो ये है ट्यूबेक्टोमी, जिसको हिंदी में देखिए अंडवाहिनी छेदन, और वेसेक्टोमी जिसको शुक्रवाहिनी छेदन। तो यहाँ पे तो शुक्रवाहिनी की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, यानी पुरुष की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? स्त्री की। अंडवाहिनी की बात कर रहे हैं, फैलोपियन नलिका की बात करें। फैलोपियन नलिका को ही हिंदी में क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। तो अंडवाहिनी को ही क्या किया जा रहा है? यहाँ पे छेदन किया जाता है, मतलब उसको काट के क्या किया जा रहा है? तो बांधने का कार्य किया जा रहा है। अंडवाहिनी, इसको क्या किया जा रहा है? काट के बांधने का काम किया जा रहा है, यानी कि ये ट्यूबेक्टोमी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब क्या हो पाए, जब बंध्याकरण किस में हो, जब बंध्याकरण स्त्री में हो तो उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। जब वही बंध्याकरण कब हो, वैसे पुरुष में होगा यानी शुक्रवाहिका के साथ होगा तो उसको हम वेसेक्टोमी कहेंगे। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। सिंपल से पूछ लेंगे तो ट्यूबेक्टोमी क्या होते हैं, तो सिंपल आपको आंसर देना है। ट्यूबेक्टोमी क्या होते हैं? मादा के अंडवाहिनी को क्या किया जाता है? काट कर बांध दिया जाता है, जो एक परमानेंट विधि है। और इनसे क्या होगी, निषेचन रुक जाएगी और गर्भधारण भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 25 कहता है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है, यानी कि नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जनसंख्या विस्फोट का निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारण नहीं है? क्या ये उच्च जन्म दर, यानी कि जन्म दर को बढ़ाएंगे तो जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा? होगा ही, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसका। अगर जनन रोग, क्या पूछ रहा है? जनन रोग, क्या जनन रोग अधिक होगा? क्या होगा? जनन रोग अधिक होगा तो क्या होगा? जनन रोग अधिक होगा तो हो सकता है मृत्यु भी हो सकती है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है, कारण नहीं पूछ रहा है, तो इसको, ये ऑप्शन इसका तो सही है। तो होना है, क्या ये जनन रोग होगा? जनन रोग के कारण क्या हो सकती है फिर? निम्न मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होगी? जैसे ही मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। ये पूछ रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। फिर क्या पूछ रहा है? कम उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, तो ये पूछ रहा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जनन रोग भी सही नहीं है। उच्च जन्म दर अगर होगा, जन्म क्या होगा? बढ़ेगा, तो जन्म के बढ़ने से क्या होती है? तो जनसंख्या विस्फोट बढ़ती है। क्या पूछ रहा है इसमें? जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। अगर आगे क्वेश्चन देखें
तो इनमें आईयूडी का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो आयुड इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का क्या है, एक प्रकार है। इंट्रा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन, यूटेराइन डिवाइस का प्रकार है। तो आईयूडी में आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकार नहीं है, यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो प्रकार नहीं है। कॉपर टी भी प्रकार है, LNG-20 होता है, एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं ये भी होते हैं, और कॉपर 7 मल्टीलोड ये भी होता है। लेकिन ये नहीं पूछा है तो कौन नहीं है, यहाँ पे LNG-50 बोलता तो मान भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे LNG की जगह पे CNG दे दिया है। क्या दे दिया है, CNG। तो इसका सही ऑप्शन सही क्या होने वाला है, सी ही इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होने वाला है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कि CNG-50 क्या है, तो आईयूडी का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि पुरुषों में बंध्याकरण की विधि है, आप लोगों को पहले ही बताए हैं, पुरुष में बंध्याकरण जो होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेसक्टोमी, और स्त्री में बंध्याकरण होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। तो इसका सही आंसर सीधे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 20, ये कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां में प्रयुक्त होने वाले रसायन का नाम है, कौन से रसायन को गर्भ निरोधक गोलियों में उपयोग किया जाता है। आप लोग पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले पूछा था कि गर्भ निरोधक में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यह प्रोजेस्टेरॉन किस प्रकार से अनुत्सर्ग को रोकता है। तो प्रोजेस्टेरॉन होता है तो क्या होना चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही, साथ साथ इसमें एस्ट्रोजन भी होता है। सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन इसका सही आंसर नहीं है, नाइट्रोजन ये भी इसका सही आंसर नहीं है। टेस्टोस्टेरोन तो मानव हार्मोन है, तो यहाँ पे गर्भधारण गोलियों के रूप में इसमें स्त्री में तो आगा ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी होने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी होना चाहिए। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वेसक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी विधियां हैं। ये वेसक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कौन चीज की विधियां हैं, जनन सहायक, जनन करने वाला, ये जनन करने वाला नहीं है, जनन को रोकने वाला है। लिंग परीक्षण की, लिंग परीक्षण की भी नहीं है। रोग प्रतिरोधक की, रोग प्रतिरोधक की भी नहीं है। ये है बंध्याकरण की विद्या, नर बंध्याकरण को क्या कहते हैं, नर बंध्याकरण कहते हैं वेसक्टोमी, और वही क्या होगा, स्त्री बंध्याकरण होगा तो क्या कहेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्रों को संबंधित जन्म नियंत्रण विधियों के साथ सुमेलित सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ क्या दिया है, तो कुछ जन्म नियंत्रण के विधियों दिया है, विधियों के चित्र दिया है, फिगर दिया है, उसको आपको देखना है और उसको सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो ए है, फिर बी है, सी है, डी है, ई है। ए में क्या है, कंडोम है, बी में क्या है, बी में आपको कॉपर टी है, फिर सी में क्या है, इम्प्लांट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। डी में क्या है, डी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्वास डिफेंस को कट किया जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब को यानी अंडवाहिनी को कट किया जा रहा है। तो बताइए अगर हम देखें ई नंबर को देखें तो ई नंबर में क्या किया जा रहा है, ई नंबर में जी क्या किया जा रहा है, तो ई में आप लोग देखेंगे तो ई में किया जा रहा है क्या, तो फैलोपियन नलिका को काटा जा रहा है यानी अंडवाहिनी को काटा जा रहा है। कहने का मतलब पहले भी हम आप लोगों को बताए हैं, अगर ये अंडवाहिनी में को काट करके क्या किया जाए, बंध्याकरण किया जाए, तो इसको हम सिंपल से क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी कि ई का किसके साथ हो जाएगा, ई का हो जाएगा किसके साथ, ई का हो जाएगा 1 के साथ। तो आप लोग इसमें चुनेंगे ई का क्या होगा, ई का 1 यहाँ दिख रहा है और ई का 1 यहाँ दिख रहा है, ये दोनों हो सकती है। फिर अगर डी में देखेंगे, कहाँ देखना है, डी का, तो डी में क्या हो रहा है, डी में हो रहा है वास्ट डिफेंस को काट रहा है। कहने का मतलब ये किसके साथ, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है वेसक्टोमी, नर में कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। अगर इधर देखें डी का 2, यहाँ भी डी का 2 है और यहाँ भी डी का 2 है, तो ये भी सही है। आगे देखें तो अगला क्या है, अगला सी को अगर हम देखें तो सी में क्या है, सी का उपयोग खासतौर पे रोपण में इम्प्लांट के रूप में करते हैं। तो सी का किसके साथ होगा, 3 के साथ हो जाएगा, सी का 3, यहाँ भी सी का 3 है। फिर अगर देखें नेक्स्ट बी नंबर में क्या है, बी नंबर में है कॉपर टी, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, तो कॉपर टी है, यानी कि बी का किसके साथ होना है, 5 के साथ होना है। तो इधर बी का 5 है, इधर भी बी का 5 है, तो ये भी ठीक है। अगर आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले ए में क्या है, सबसे पहले ए में है क्या, सबसे पहले ए में है कंडम, जिसको उपयोग क्या किया जाता है, कंडम है। ए का किसके साथ होना है, तो 4 के साथ होना है। तो आप इधर चुनेंगे ए का 6 के साथ होना है या 4 के साथ होना है। यहाँ पे सर्वाइकल कैप, ये अगर यहाँ पे डायफ्राम होता तो सर्वाइकल कैप के साथ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंडम है, इसका होगा 4 के साथ, यानी कि ए के साथ होगा, ए का कोड बी नंबर में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग का क्या होता है, लेक्चर 4 समाप्त होती है। और हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर 5 के अंतर्गत हम लोग क्या करने वाले हैं,
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कल क्या करेंगे, कल के लेक्चर को निश्चित ही देखना है, आप इसको देख लीजिए और कल का भी देखना है। प्रिंसिपल, चलिए रहने दीजिए।